नमस्कार, सारांश आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सत्यम पांडे और हम बात करेंगे आज पटवारी परीक्षा 24 मार्च की दूसरी शिफ्ट। चूँकि मेरा पेपर था और सभी लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या आया, कितने नंबर आए, ये सारे फैक्ट होते हैं सबके मन में और सबको मैं वही चीज़ कहानी बार बार सुनाऊंगा। इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं खुद का रिव्यू खुद ले लेता हूं। तो मैं आपके सामने आ गया हूं कैमरा ऑन करके और पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या कैसा आया था, कितने क्वेश्चन आए थे। मैथ के मैं सभी क्वेश्चन बता दूंगा, रीजनिंग के लगभग सभी क्वेश्चन बता दूंगा, जीके के क्वेश्चन बता दूंगा आपको, साइंस के लगभग 13-14 मिल गए थे मुझे और ओवरव्यू सारा कि क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी वहाँ पे रहनी चाहिए, है ना। और अभी आप अगर अप्रैल में आपका पेपर है तो आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने वाला हूँ इस वीडियो पर। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा इसको देखिएगा। तो सबसे पहले मैं लिख लिया था मैंने कि भाई सोचना ना पड़े ज़्यादा, तो एक एक करके चर्चा करते। जैसे सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा मैथ पे कि मैथ में क्या कैसे क्वेश्चन रहे। तो उसके पहले मैं ये बता दूं कि जो छात्र बात कर रहे थे, रिव्यू भी मैं देख रहा था, ज़्यादा तो नहीं देखे लेकिन फिर भी एक लोग बता रहे थे कि एक सीक्वेंस आ रहा था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रुप वो मतलब क्या बोलते हैं कि मैथ जैसा आ रहा है तो बिल्कुल क्रम से ही आ रही है, इस टाइप का लोग बताते हैं कि क्या सफल आ रहे हैं क्वेश्चन या कि एक अपने एक ग्रुप में आ रहे हैं। तो उसको मैं बता दूं सबसे पहले कि इनका जो सीक्वेंस था वो कुछ इस तरह का था कि सबसे पहले मुझे 1 से 20 क्वेश्चन जो मिले वो सीधे आपको मिले जीके के, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन सीधे आपके जीके के थे। फिर आपका 21वां प्रश्न जो शुरू हुआ था और 21 से 45 क्वेश्चन तक गया, उसमें आपको मिली थी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लगभग 25 नंबर की थी। फिर जो 46वां क्वेश्चन हुआ 46 से आपके 70 तक, यानी कि ये होंगे आपके 25 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थे आपके किसके, साइंस के, ठीक है। फिर आपके 70 से 90 तक गया, 71 से 90 है ना, 71 से 90 आपको क्या होगा, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के लगभग 20 क्वेश्चन मुझे मिले होंगे। उसके अलावा फिर आपकी रीजनिंग शुरू हो गई 91 से और 130 तक मुझे रीजनिंग मिली, ठीक है। अब इसमें रीजनिंग बस नहीं थी, उसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चन डले हुए थे, यानी कि ये 40 नंबर में रीजनिंग मैनली थी और उसमें कुछ मैथ भी शामिल हो चुकी थी, ठीक है। चुकना। फिर आप 131 से मुझे मिला क्या, मैनेजमेंट, ठीक है। और ये चला आपको कहाँ तक, 150 तक, 150 तक, केवल 20 ही क्वेश्चन आपको मैनेजमेंट के देखने को मिले। फिर 151 से फिर मैथ शुरू हुई और प्योर मैथ थी ये, और मैथ ही मैथ थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये 175 तक चली, 175 यानी 25 नंबर तक, और 176 से लेके 200 तक, 200 तक आपकी चली कौन सी, हिंदी। यानी कि ये सीक्वेंस मैंने पहले भी सुन रखा था और एज इट इज़ मुझे मेरे एग्जाम में भी देखने को मिला। यानी कि पूरे पेपर में इसी क्रम में आपके प्रश्न आ रहे हैं और इतने ही आ रहे हैं। अब ये हो सकता है किसी के में इंग्लिश 30 की हो रही हो, मुझे तो 25 ही मिली, साइंस भी मुझे 25 मिली, कंप्यूटर 20 मिली, मैनेजमेंट 20 मिला मुझे, जीके भी 20 मिला, ठीक है। अगर रीजनिंग और मैथ दोनों का वेटेज अगर माने, ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ का जो वेटेज रहा वो यहाँ पे 40 नंबर, 90 से आपकी 130 तक, और 25 नंबर की मैथ प्योर थी तो 25 ये, यानी कि 65 नंबर का आपका टोटल रहा होगा रीजनिंग और मैथ का वेटेज। फिर आप देख लो, इसके अलावा मैनेजमेंट 20 बताया, साइंस और इंग्लिश का 25 बताया, हिंदी का भी 25 बताया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि ये आपका एक सीक्वेंस, और इसी सीक्वेंस में वहाँ भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी के शिफ्ट में ऊपर नीचे हो गए, सफल हो गए तो 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हुएंगे, लेकिन ये सीक्वेंस एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक योजना कि आपको पेपर में बैठ के करना क्या है, सॉल्व कैसे करने हैं, तो वो वहाँ पे आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं। ये तो आपका कहानी हो गई कि भाई इस क्रम में पेपर था, और इसका मैं रिलेशन भी बताऊंगा कि भाई अपन जब योजना करेंगे कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है तो वो ये कैसे काम आएगी, तो उसकी भी अपन चर्चा इसके आगे करेंगे। एक एक करके सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जैसे मैथ की बात करें तो मैथ में क्वेश्चन जो हैं 3 चैप्टर जो हैं, जैसे मैं प्रॉफिट लॉस लिख रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस, फिर आपका टाइम और वर्क लिख रहा हूँ, और थर्ड में लिख रहा हूँ ट्रेंड। इनसे मोस्टली अगर मैं मानूं कि 30 क्वेश्चन मैथ के मुझे मिले तो 15 क्वेश्चन मुझे इन 3 चैप्टर से मिले। प्रॉफिट लॉस से लगभग मुझे 4 से 5 ही क्वेश्चन मिले,
ठीक है, लेकिन तगड़े थे। तगड़े कैसे थे? जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु को 2% हानि पे बेच रहा है, अगर वो इसके अलावा अब वो 10% लाभ कमाना चाहे तो वो कितने में बेचेगा, और मतलब एक दो और ऐसा था कि 10% लाभ कमाना चाहे तो वो लगभग 140 अधिक में बेचता है, फिर बताओ कि इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। एक अंकित मूल्य पे क्वेश्चन था कि भाई उसकी लागत इतनी है, लागत मूल्य से वो 30 गुना अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, इस पे वो इतना लाभ लेता है। फिर वो कहता है कि अब अगर वो अंकित मूल्य 20% एक्स्ट्रा करता तो उसका लाभ इतने % एक्स्ट्रा हो जाता, तो बताओ कि विक्रय मूल्य क्या था। इस टाइप का क्वेश्चन था। और ऐसे ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे, मतलब वो लेंदी लग रहे थे तो मैंने उसको ड्रॉप किया था, फिर बाद में उनको सॉल्व भी किया था। ठीक है, तो आपकी प्रॉफिट लॉस से हो जाएंगे कितनी, 4 से 5 क्वेश्चन। टाइम वर्क पे आते हैं, तो टाइम वर्क से मैं एग्जैक्ट 6 क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे 6 क्वेश्चन मिले हैं इसलिए बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो था उसमें ऐसा था कि एक जो आपका टंकी और पाइप वाला क्वेश्चन होता है उससे क्वेश्चन था। और टंकी और पाइप में जैसे एक क्वेश्चन था, मतलब डाटा तो एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मैं लगभग बता रहा हूँ कि वो 12 का गुणज था एक्चुअल में। तो 24-18, मतलब एक टंकी एक नल 24 घंटे में भरता है, एक 18 में भरता है। ठीक है, दोनों एक साथ ओपन कर दिए जाते हैं और एक टंकी में छेद हो गया, तो उसकी वजह से जो अब टंकी को भरने में 48 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ये बताओ कि अकेला जो ये जो टंकी में हुआ जो छेद है वो कितने समय में उसको खाली कर देगा। इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एक टाइम वर्क का एक क्वेश्चन हो जाएगा, वो टाइम वर्क में आता है इसलिए मैं पाइप टंकी को इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके अलावा 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि ए की क्षमता बी से आपकी 50% अधिक है, और बी अगर ए या बी उसमें क्या करता है 42 दिन में काम करता है, तो बताओ कि ये कितने दिन में काम करेगा। सेम क्वेश्चन एक और था कि 40% इसकी अधिक क्षमता है, तो बताओ ये इतने दिन में काम करता है, तो वो कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और था इसमें कि भाई 9 आदमी और 16 लड़के एक काम को कुछ दिन में करते हैं, मान लो 36 में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि कितने में करते हैं। तो उसने दूसरा पूछा था कि 10 आदमी और 8 लड़के आधे हो गए थे। ठीक है, ये तो याद है फिक्स, वो कितने दिन में काम करेंगे। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला। और एक इनका एक और था कि भाई 3 लोग एक साथ काम करते हैं, तो बताओ कि सी होगा वो एक काम के 1/5 भाग को कितने समय में पूरा कर पाएगा। इस टाइप का लगभग आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिले थे टाइम और वर्क से। फिर आ जाइए, इसके अलावा मैंने लिखा है ट्रेंड। तो ट्रेंड की चर्चा करें तो ट्रेंड से भी मुझे लगभग 5 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, अब डाटा मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल इजी थे, क्योंकि इसमें अपन को बदलना भी नहीं पड़ा कि भाई मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ रहा है। सीधा आंसर था, मतलब मीटर और सेकंड में दिए थे आंकड़े और आपको बताना था। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये था कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की आधी है ना, दोनों एक दूसरे की एक ही दिशा में जा रहे हैं, और एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी दूरी जो वो मतलब चाल जो है वो घट जाती है, और समय दिया था तो उनको बताना था कि जो ट्रेन है वो एक्स का मान, अगर अपन मान लें कि एक ट्रेन एक्स है तो वो एक्स का मान बताना था कि बड़ी ट्रेन की लंबाई कितनी थी। ठीक है, एक इस तरीके का क्वेश्चन था। एक ट्रेन विपरीत में जा रही थी और उसमें पूछा था। ठीक है, एक में आपका एक ट्रेन थी वो खंबे को पार कर रही थी कुछ सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही थी कुछ सेकंड में। तो उसने ये पूछे थे कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, है ना, यानी कि खंबा और आपको प्लेटफॉर्म पार कराना था। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बना था। एक में लड़का ट्रेन के साथ भाग रहा था। ठीक है, एक लड़का है, उसकी चाल जो भी हो वो भाग रहा था और ट्रेन भाग रही थी, तो वो ट्रेन कितने समय में पार करती है वो बताना था। और एक में लड़का अपोजिट दिशा में भाग रहा था ट्रेन के, तो उसमें बताना था कि ट्रेन की लंबाई वगैरह कितनी थी, उसमें जो आंकड़े दिए गए थे बिल्कुल इजी थे। एक में बस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा था मुझे, और कहीं दिक्कत नहीं गई। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे कौन से, लगभग आपके 15-16 क्वेश्चन, यानी कि केवल इन 3 टॉपिक से थे मेरे लिए। तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैथ में और भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि मैं बता दूं एवरेज, तो AVRG। ठीक है, एवरेज। तो एवरेज से कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे लगभग, एक मुझे याद नहीं आया, एक आया। उसमें ये था कि 50 छात्रों का औसत 55 है। ठीक है, 55 छात्रों का औसत 60 है। ठीक है, और 45 छात्रों का औसत 50 है। तो बताओ कि टोटल इनका औसत कितना है। इस टाइप का एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, और एक और कोई एवरेज से ही था क्वेश्चन, उसको निकालना था। तो 2 लगभग एवरेज के क्वेश्चन थे। एक एज का क्वेश्चन था। एज का क्वेश्चन याद है मुझे, परफेक्ट आंकड़े भी याद है कि पिता
और पुत्र की जो आयु है उनका औसत क्या है 30 है। तो औसत अगर 30 है तो इनकी आयु का टोटल 60 हो जाएगा। फिर उसने बोला कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले 4 इनसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52। 4 साल पहले इनका अनुपात था 10:3, ठीक है। तो टोटल कितना बनेगा ये आपका 13, ठीक है। तो 13 का आपने 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 13 यूनिट का मान आपका 52 आएगा और 1 यूनिट का मान आएगा 4, ठीक है। तो पिता की आयु हो जाएगी 40 और पुत्र की हो जाएगी 12, ठीक है। इन्होंने ये पूछा था कि वर्तमान में पिता और पुत्र की जो आयु का अंतर है वो कितना है। तो वर्तमान में इनकी आयु हो जाएगी 44 और 16, ठीक है। फिर इसको घटा दोगे तो लगभग 28 इनका अंतर आया था। ये पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये एज का क्वेश्चन था। फिर आगे बढ़िए, एक सिक्के का क्वेश्चन था, ठीक है, कि इतने इतने अनुपात में सिक्के हैं और लगभग 100 रुपये के सिक्के थे, ठीक है। और ये बताना था कि उनका जो वैल्यू कितना होगा, उसका जो अनुपात बनता है वो। तो मैंने इसको ऑप्शन से सॉल्व किया था। पहले सी में मान रखा तो 100 रुपये नहीं हुए, तो मैंने फिर बी में मान रख दिया तो वो आ गया था। मतलब 100 सिक्के थे तो ऐसा था कि लगभग 50 सिक्के जो थे वो 25 पैसे के थे, तो वो 12.5 बनते। और 25 सिक्के थे जो आपके ये होंगे 25 पैसे वाले, ये होंगे 50 पैसे वाले, ठीक है। तो ये 12.5 बन जाएंगे और 75 होंगे 1-1 रुपये वाले, तो लगभग 100 आ गया था। तो इस टाइप से मैंने इसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर दिया था, 2 ऑप्शन में मान रख के। तो सिक्के का एक क्वेश्चन था, ठीक है। फिर आ जाओ आप एडवांस। तो एडवांस में आपको मिलेगी क्या, प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स से। तो प्रायिकता में मुझे 2 क्वेश्चन मिले कि एक ताश की गड्डी में से चेहरा अगर आपको निकालना है, चेहरा आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो चेहरे कितने होते हैं आप बताओगे, 3, वो किंग क्वीन एंड वो होता है ना KQJ, इनमें ही चेहरे होते हैं 3 में। और टोटल कितने होते हैं 4, तो 4 3 12, है ना, 12 बटे ये आपका कितना होता है 52 पत्ते टोटल होते हैं। तो इस टाइप से 3/13 आपका आंसर आएगा इस टाइप से, ठीक है। तो प्रायिकता में एक ये क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था, है ना, ये 3/13 में यहाँ लिख देता हूँ। और एक और क्वेश्चन था कि 2 व्यक्ति हैं वो कुछ उछाल रहे हैं समान अंक, और अंक 1 से 7 तक आते हैं, ठीक है। अंक 1 से 7 तक आते हैं और दो लोग उछाल रहे हैं, तो समान अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो ऑप्शन में सम में अपॉन में 49 था या 7 था, यानी 7 का गुणज था। और समान अंक कैसे, इस पे देखो कंडीशंस क्या बन सकती हैं। अगर समान अंक आना है तो 1-1 आएगा, या 2-2 आएगा, या 3-3 आएगा, या ऐसे 7-7 आएगा, यानी 7 ही संभावनाएं यहाँ पे बनेंगी। तो ये 7 संभावना बनेगी, टोटल 49 में से बनेगी, तो 1/7 आपका इसका आंसर आ जाता। बहुत ही ईजी ये मुझे लगा, ठीक है। फिर आप आ जाओ, ये आपकी प्रायिकता से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आपकी विलन का एक क्वेश्चन था, ठीक है। विलन का क्वेश्चन थोड़ा मुझे नहीं लगा कि आंसर मेरा सही आया है। उसमें ये लिखा था कि वक्र पृष्ठ कुछ ऐसा था कि 132 का स्क्वायर या 32 का स्क्वायर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। और व्यास दिया था कि 7 था व्यास, है ना। और इन्होंने पूछा था कि ऊंचाई कितनी है, हाइट इसकी ज्ञात करनी थी। तो वो कैलकुलेशन ये काटा पीटी करनी पड़ती, गुणा भाग करना पड़ता था। शायद 132 ही था, क्योंकि 22 और 11 का रिलेशन मुझे समझ आ रहा था, लेकिन वो आंसर नहीं आया था, ठीक है। क्योंकि आंसर कुछ 5 दशमलव कुछ ऐसे थे, तो मुझे नहीं लगा उसका आंसर मुझे आया। एक जीवा का प्रश्न था, मतलब वो आपकी जियोमेट्री का क्वेश्चन होगा। और जियोमेट्री में क्वेश्चन लैंग्वेज में था, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। उसमें था कि एक वृत्त है, वृत्त की 2 जीवाएँ हैं, ठीक है। और ये वृत्त की जीवाएँ बाहर किसी P बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, ये P बिंदु पे मिलती हैं। और इन्होंने इनके नाम दे रखे थे कि AB जो है उसकी लंबाई 6 है, यहाँ पे B और P की लंबाई 5 है, यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया था C और D, ठीक है। तो D और P की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। इन्होंने पूछा था कि C और D की लंबाई कितनी होगी। ये आपका लैंग्वेज में क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो समझिएगा इसको, ठीक है। फिर इसके बाद DI जो थे 4 क्वेश्चन थे, लेकिन बिल्कुल इजी थे। जैसे एक क्वेश्चन था, एक मतलब पाई चार्ट टाइप का बना हुआ था, ऐसा बटा हुआ था। एक में यहाँ पे 72 लिखा था, यहाँ पे 36 लिखा था कि सीमेंट पे इतना खर्च करता है, रेत पे इतना खर्च करता है, तो बताओ इनका जो कितना गुना ज़्यादा इसने खर्च किया है। तो सीधा था कि भाई आधा था लगभग उसका, 50% ऑप्शन थे, ठीक है। तो 50% उसका ऑप्शन आ रहा था। तो ये बिल्कुल सिंपल था। एक ये था कि कंपनी दी रखी थी 14, 15, 16 में 3 कंपनियों 4 कंपनियों का जो टाइम था वो दे के रखा था कि ये उन्होंने उत्पादन किया और इतनी बिक्री की है। तो उसमें ये बोला था कि 2014 में बिक्री, ठीक है,
और 16 और 17 में ऐसा कुछ लिखा था कि जो बिक्री नहीं हुई है, जो उनका बचा रह गया माल, उसका जो अनुपात है वो क्या बनेगा। तो केवल यहाँ पे आपको बिक्री का उठाना था और यहाँ पे आपको बस घटाना पड़ता कि उत्पादन में से बिक्री घटाते तब आपका शेष बचा हुआ आता, तब उसका आपका रेशियो निकल के आता। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था DI में। तो एक दो और ऐसी क्वेश्चन थे, बिल्कुल ईजी थे, मुझे नहीं लगा 15-20 सेकेंड से ज़्यादा मुझे इसमें टाइम लगा होगा। तो DI सरल थी, ये मुझे पता नहीं था बट मैं अच्छे लगा के आया था, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये बराबर किसी बिंदु पे मिल रही है, अगर ये दूरी बराबर है तो हो सकता है ये भी बराबर हो, इसलिए। ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, आप लोगों ने पढ़ी हो जियोमेट्री तो अच्छी बात है। ठीक है, तो और इसमें प्रायिकता इजी थी, ये सिक्के वाले भी इजी थे, बट मुझे कठिन नहीं लगा। प्रॉफिट लॉस मुझे कठिन लगा है। ये आपका टाइम वर्क ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब बन जाएंगे आपसे। 10 बिल्कुल सरल थी, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं थी, इजी थे। अगर आप नॉर्मली अंकों के साथ प्रैक्टिस करते हो तो वही आते हैं कि कुछ जो नॉर्मल संख्या रहती है ना, जो अपन करते रहते प्रैक्टिस, तो वही यूज टू हो जाते हैं अपन। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गई मैथ पूरी। लगभग आपको यहाँ पे मैंने 25 से ऊपर प्रश्न मैथ के बता दिए हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में सबसे पहले तो कोडिंग, डिकोडिंग और ये ABCD चलती है। ABCD लगभग आपकी चलेगी 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ज़्यादा भी मिल सकते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं कि कितने थे, लेकिन मोस्टली यही थे। लेकिन इजी थे। कैसे थे? इजी थे, यानी अगर आप में लॉजिक लगा लोगे तो जल्दी मिल जाएगा कि क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, हालांकि मैंने ये किया था कि ABCD आपको वहाँ पर लिख लेना है, मैं भी लिख लेता हूँ, क्योंकि भाई सोचने का वहाँ पर टाइम नहीं रहता। सीधे मतलब पेज पे मैं घुमाता हूँ कि ये से इधर गया, ये इधर गया, ये गया, तो वो जल्दी मिल जाता है एक्चुअल में, तो ईजिली मिल जाएगी। हालांकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसमें ये रहता है कि 4 लिखे हैं, जैसे ABCD लिखा है, तो ये बोला था कि इनका पैटर्न इसको चेंज किया है, मतलब इधर 4 संख्या लिखी हैं, उसको एक कोड में उसको चेंज किया है, सेम यहाँ पे चेंज किया है, सेम यहाँ पे चेंज किया है, और यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे चेंज किया है। अब वो ये बोल रहा है कि एक सा पैटर्न किस में चेंज किया है, 2 में। तो ऑप्शन थे, तो इनको ऐसे चले जाना कि ऑप्शन 4 देखना कि B और C है, तो B और C को मिला लो कि क्या सेम पैटर्न पे है, तो वो जल्दी हो गया था। मतलब था कठिन, लेकिन मैंने उसको इजी कर दिया कि ऑप्शन से चला गया मैं, है ना। तो C भी मैं पहले चेक करता हूँ, अगर उसमें सेटिस्फाई हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर सारे करने पड़ते हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो टाइम तो ऑलरेडी लगेगा उतना ढूंढने में, इससे अच्छा ऑप्शन से चले जाओ। ठीक है, तो ये आपके कोडिंग डिकोडिंग थे, इजी भी थी और 1-2 क्वेश्चन टफ भी थे, कोई दिक्कत नहीं। नंबर सीरीज थी इसके बाद। नंबर सीरीज बिल्कुल सरल थी, मतलब देखते ही आपसे पता चलेगा कि ये ऐसे जुड़ रहा है कि भाई 3 का वर्ग 9 जुड़ा है, फिर 16 जुड़ा है, फिर 25 जुड़ा है, फिर 49 जुड़ा है, यानी कि अब क्या जोड़ना है, आपका 64 जोड़ना है, इस टाइप का था। एक उल्टी सीरीज लिखी थी, जो मैंने अंदाज लगाया कि पहले 72 जोड़ा था, फिर 144 जोड़ा, फिर 288 जोड़ा, फिर 512 जोड़ा, बस ऐसे करके अगला अंक जोड़ना था आपको, यानी 1024 जोड़ने थे मुझे, मैंने जोड़ दिए और आंसर आ गया। एक और अंक था ऐसा, मतलब मैंने सीधा दिमाग नहीं लगाया, उल्टा लगाया, क्योंकि वो मुझे ईजी पड़ रहा था। तो ऐसे नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन थे, लगभग 4 आपकी सीरीज होंगी इस तरीके से, 4 क्वेश्चन आपकी, ये मैं लिख रहा हूँ 6 क्वेश्चन, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 क्वेश्चन। ठीक है, फिर आ जाओ आकृति वाले क्वेश्चन थे कि भाई अगली आकृति क्या होगी। तो लगभग आकृति के जो क्वेश्चन थे वे 2 थे, आकृति के क्वेश्चन 2 थे कि अगली आकृति क्या होगी, इस टाइप की। घड़ी से एक क्वेश्चन था, घड़ी का क्वेश्चन ये था कि 3:25 पे कितने डिग्री का कोण होगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, 5 से के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, उन्होंने बस 5 से को फोल्ड किया था, मतलब उसमें अंक लिखा था और ABCD लिखी थी और उसमें बताया था कि कौन सा इसमें से सही होगा। ठीक है, फोल्ड करने के बाद सेटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सरल थी, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो रहे ही रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल ईजी थी। उन्होंने बोला कि मतलब जैसे बोल दूं मैं कि D और E, इधर बोला कि ED के बाजू में बोला बैठा है, B के आजू बाजू ये बैठे हैं, तो सबसे सेंटर में कौन बैठा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो बिल्कुल इजी थी, मतलब 15-20 सेकंड में वो सॉल्व हो जाती है। और लगभग ऐसे ही सेटिंग अरेंजमेंट के एक और 2 थे, वो सब एज इट इज ईजी थे। ठीक है, कथन निष्कर्ष के आपके 2 क्वेश्चन लगभग रहे होंगे, कथन निष्कर्ष लगभग 2 क्वेश्चन। ठीक है, दिशा का एक क्वेश्चन था। दिशा का ऐसा था कि वो दक्षिण में खड़ा हुआ है, दक्षिण में मुंह करके खड़ा हुआ है। पहले वो यहाँ से घूमता है कितना, 135 सेंटीमीटर क्लॉकवाइज घूमता है, फिर उसको घुमा देते हैं 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से बता कि अब वो किस दिशा में किस साइड मुंह करके खड़ा है। ठीक है, तो इस टाइप का दिशा का एक क्वेश्चन मुझे मिला था। फिर आ जाओ, कहाँ बचता है, कुछ बचता है क्या, हाँ एक क्वेश्चन मतलब लॉजिकल ऐसे ही थे, सिंपल से। उसमें लिखा था लखनऊ, फिर यूपी,
फिर इंडिया, मतलब एक उल्टा सीधा क्रम लिखा था, फिर एशिया और फिर आपका वर्ल्ड, विश्व, ऐसा लिखा था। तो इसको आपको एक क्रम में जमाना था कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि भाई शहर, राज्य और देश, तो इस टाइप का उन्होंने कैसी वो आकृति बनती, मतलब शहर, उसके ऊपर राज्य, फिर ये वाली आकृति का चयन करना था। तो इस टाइप के आपका क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है। तो ये रीजनिंग के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग कितने हो गए यहाँ पे? लगभग 10 हो गए थे आपके कोडिंग डिकोडिंग के। फिर आपका 2 इससे हो गए, 1 2, ये 2 3 है ना, कथन निष्कर्ष 2, दिशा ये 1 2, और 1 2 और ऐसे ही होंगे, ज़्यादा मुझे याद नहीं। और मैथ से 1 2 क्वेश्चन और थे। सरलीकरण मैंने बताया नहीं था, मैथ में छूट गया था, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। सरलीकरण से बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्वेश्चन थे, मतलब इजी थे, इजी नहीं थे, इजी थे और कैलकुलेटिव थे। एक्चुअल में कैलकुलेटिव कहना चाहिए कि बोर्ड मास पे आधारित है, लेकिन 12-15 संख्या यहाँ पे लिखी है, गुणा भाग है, जल्दी जल्दी भाग दो, दशमलव वाले लिखे हैं कुछ ऐसे, तो बारीकी भी अगर गलती करोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। टाइम टेकिंग है, इजी है, मतलब पूरी मैथ रीजनिंग इजी है बट कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो ये समझना चाहिए कि जो कैलकुलेटिव लग रहा है वो छोड़ दो, जैसे मैंने इन सब को छोड़ दिया था, सरलीकरण वाले क्वेश्चन को बाद में किए थे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया था, ठीक है। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन था कि कुछ 5 पे 12 की घात लगी है, भाग में 5 के ऊपर ऋण 2 की घात लगी है, तो ये नीचे जाएगा, फिर भाग में तो फिर ऊपर आ जाएगा, इस टाइप से। फिर यहाँ पे कुछ था धन पे 5 के ऊपर n की घात लगी है, बराबर 5 के ऊपर कुछ घात लगी है, तो ऐसा मतलब सॉल्व करना है कि ये n का मान क्या होगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी मैथ और रीजनिंग लगभग कंप्लीट, और लगभग 50 से ऊपर मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं 65 में से। डाटा लगभग जितना याद रहा तो मैंने बताया है, नहीं रहा तो नहीं रहा, ठीक है। अब आ जाओ कंप्यूटर पे बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ तो याद नहीं, पर मुझे कठिन लगा है, ठीक है, कठिन लगा है। एक्सेल से कुछ क्वेश्चंस थे। एक्सेल से क्वेश्चन ऐसे थे कि जो रो और कॉलम मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। एक शॉर्टकट की थी, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक वाला जो कंप्यूटर होता ना, कि भाई कंप्यूटर की विशेषता है नहीं है, कि भाई कंप्यूटर की विशेषता गति है, शीघ्रता है, और जो मतलब सटीकता है, इस टाइप के होते हैं ना। एक ऑप्शन था लिमिटेशन, तो लिमिटेशन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी थे। और जो आपकी पीढ़ियाँ होती हैं कंप्यूटर की, उससे क्वेश्चन थे कि प्रथम पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ था, तो लगभग 2-3 क्वेश्चन वहाँ से थे, ठीक है। बेसिक से 2-3 क्वेश्चन थे, एक्सेल से 2-3 क्वेश्चन थे, है ना। शॉर्टकट की एक आध थी, शॉर्ट की आपकी एक आधी थी। फुल फॉर्म आए थे 2, ठीक है। फुल फॉर्म में एक आया था GIF का फुल फॉर्म, ठीक है, और एक आया था कोई पता नहीं क्या था, उसमें ये था कि FDA टाइप का। मैं बता रहा हूँ बस कि A का फुल फॉर्म क्या है, ये FDA नहीं, मैं A का मतलब कोई एक नाम लिखा था, उसमें पूछा था कि A का फुल फॉर्म क्या है, तो पता नहीं क्या था, ठीक है। और लगभग इतनी क्वेश्चन याद थे। तो 20 में से लगभग मुझे लगता है कि मैंने 10-12 ही पढ़े होंगे, और ये जो मैंने बता दिए कि ये मेरे मतलब देखे हुए थे। इसके अलावा लगभग बाउंसर थे, नहीं दिखे, ठीक है। फिर आप आ जाओ हिंदी पे। हिंदी, ठीक है, हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी बिल्कुल इजी थी। 25 नंबर की हिंदी में लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे थे कि सब इजी थे, सरल थे, ठीक है, कोई ऐसा मतलब बाहरी नहीं था, ठीक है। कारक से क्वेश्चन थे, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, विलोम था, उजाला का विलोम क्या है, अंधियारा, इस टाइप के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। एक छंद से क्वेश्चन था कि यति अगर हो रही है तो मतलब रुक रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो यति था वो। अलंकार से 3-4 क्वेश्चन थे। तत्सम से एक क्वेश्चन था कि, तो उसमें निर्जर एक ऑप्शन था, तो मैंने वो लगाया था, ठीक है। विषम को चुनना था कुछ, तो वो बिल्कुल ईजी पढ़ रहे थे। तो हिंदी बिल्कुल ईजी थी, ठीक है, टोटली। तो हो जाएगा ये, है ना। इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश थोड़ी कठिन हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि उसमें आए वॉइस बन जाते हैं भाई साहब 6 आए होंगे, नरेशन बन जाते हैं भाई साहब 4 आए होंगे, ठीक है। 10 नंबर ही हो गए, ठीक है। अब देखना यहाँ से आई क्या, स्पेल्ट से क्वेश्चन आए कम से कम 4-5, ठीक है। फिर आपका ईडियम्स आए, तो ईडियम्स से लगभग क्वेश्चन आए 3 या 4 आए होंगे, ठीक है। फिर आपका जो पैराजंबल होता है, जमाना होता है अरेंजमेंट सेंटेंस को, ठीक है, तो मैं पैरा लिख रहा हूँ, पैराजंबल, ठीक है ना। पैराजंबल से लगभग 4 क्वेश्चन रहे होंगे। अब ये देख रहे हो आप कि ये जो बैटेज है, अगर 4-4 क्वेश्चन भी लूँ तो लगभग 12 हो गए, है ना, और 10, ये तो लगभग 22 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए। और बाकी के क्वेश्चन ऐसे ही थे कि कोई 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन या प्रीपोजिशन, मतलब सूटेबल वर्ड कौन सा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, तो वो पूछा था।
तो लगभग 25 क्वेश्चन ये हो गए। लेकिन इसमें देखो अगर ये 12 हो रहे हैं यानी कि लगभग 40 से 50% जो हिस्सा है वो वोकैब का हो गया है, ठीक है, वोकैब का हो गया। तो इस पर मैं आगे योजना बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाओ, ये इंग्लिश का लगभग सब कुछ बता दिया है, ठीक है। साइंस और जीके के क्वेश्चन में बताता हूँ। मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, स्पेलिंग पे मत जाना। मैनेजमेंट में मुझे ये लगा कि मैंने जो पढ़ा था, हालांकि मैंने उतना ज़्यादा नहीं लगा कि मैंने पढ़ा, बट जितना भी पढ़ा उसमें से थोड़ी बहुत समझ थी तो आंसर आ गए होंगे। क्वेश्चन लगभग थे वित्तीय प्रबंधन से, 20 क्वेश्चन थे और पूरे के पूरे यहीं से थे, वित्तीय प्रबंधन और वितरण, जो आपका आता है विपणन होता है ना, मार्केटिंग, विपणन, ठीक है, मार्केटिंग से, इन्हीं से पूरे 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। और पढ़ा हुआ ना पढ़ा हुआ सब एक जैसा था, कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई अलग से था। और मैं सलाह दूंगा कि आप ये 2 चैप्टर कर लेना और हो सके तो निर्माण से कर लेना, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। मतलब इसमें क्वेश्चन जो थे वो लेंदी थे, मतलब कि फैक्ट नहीं थे, फैक्ट की जगह पे क्या थी, थ्योरी थी। अगर आपकी समझ विकसित है तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वरना फिर दिक्कत जाएगी। सभी ऑप्शन सही लगते हैं कि भाई ये भी सही, ये भी सही, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती थी, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया। अब हम बात करेंगे जीके की और साइंस की, ठीक है। जीके और साइंस के क्वेश्चन मैंने मोबाइल में रखे हैं तो वहाँ से मैं आपको बताऊँगा। चलिए, तो इसमें मैंने जीके के पूरे याद है मुझे, एक बस का ऑप्शन याद है, क्वेश्चन याद नहीं है, 19 याद है 20 में से, ठीक है। तो पहला मुझे क्वेश्चन मिला था कि भाई निदा फाजली की रचना या गज़ल कौन सी है, ठीक है। और मुझे हंसी इस बात पे आई कि मैं दिन भर वही गाना सुनता रहता हूँ, चुपके रात दिन। तो पहला ऑप्शन वही था। सेकंड क्वेश्चन था होश वालों को खबर क्या, एक था दिले नादां तुझे हुआ क्या है, मुझे नहीं पता था, हालांकि मैं ये गाने सुनते रहता हूँ, यूज्ड टू हूँ, बट पता नहीं कि निदा फाजली की क्या है। तो 1-2 तो मैंने हटा लिए, ठीक है। फिर दिले नादा लगा के आया जो कि मिर्जा गालिब का है, और इन्होंने वो होश वालों को खबर क्या लिखी है, तो आंसर था होश वालों को खबर क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि 2 साल 8 महीने और कुछ दिन, ऐसा इंग्लिश में एक बुक है, ठीक है, बुक का नाम है, और ये बुक किसकी है, तो मुझे लगा कि सलमान रुश्दी की है, तो सलमान रुश्दी ही आपका आंसर निकला इसका बाद में जब मैंने देखी, ठीक है। बुक का नाम क्या है, 2 ईयर कुछ 8 मंथ और कुछ नाइट्स, है ना, ऐसा करके था। तो ये सलमान रुश्दी की किताब निकली। एक आया था एलिजाबेथ वॉन, एलिजाबेथ वॉन, ये किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, तो मुझे नहीं पता था, फ्रांस की हैं ये, ठीक है, प्रधानमंत्री चुनी गई हैं हाल ही में। ये एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था माधवराव सिंधिया का जन्म कब हुआ, ठीक है। मैं तुक्का लगा के आया था 1945 और ये सही भी निकला, ठीक है, ये भी सही निकला तुक्का में, ये गलत हो गया था, वो भी गलत हो गया था, ठीक है। फिर आ जाओ एमपी पे आते हैं। एमपी से लगभग 10 क्वेश्चन थे, 9 तो याद है मुझे, ठीक है, और इजी भी थे। जैसे एक क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र और एमपी से कौन सा जिला साझा करता है, तो वो ऑप्शन था बालाघाट, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में बहती है, तो आपको बताना है राजस्थान में बहती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। फिर एक आया था अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी आपका सूचना इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और प्रबंधन जो कॉलेज है वो कहाँ है, या विश्वविद्यालय जो भी हो कहाँ है, तो एक ये क्वेश्चन था। फिर एक आया था कि बांधव अगर राष्ट्रीय उद्यान जाते हो आप, तो बाय रोड अगर आपको जाना है बांधवगढ़, तो ये आपको कहाँ से पास में पड़ेगा, किस शहर से पास में पड़ेगा, तो एक ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था सीधा कि संजय डुबरी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है, संजय डुबरी सीधी में है ये, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, सिंपल सा। फिर आपका एक आया था कि बिना मीनार की जो मस्जिद है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो मैंने तुक्का लगाया था, एक्चुअल में चंदेरी लगाया था, चंदेरी शायद सही भी है मेरा, और ये हो जाएगा। एक आया था कि एमपी की ही बात करें तो एमपी में एक और था बस कि खजुराहो, ये सबसे कठिन क्वेश्चन था, है ना। खजुराहो का कौन सा मंदिर है जिसका गर्त या जो उसका जो अंदर रहता है ना गर्भगृह वो सबसे गहरा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था, और 4 ऑप्शन थे, है ना, खजुराहो के मंदिर में। अब ये कौन ही पढ़ के जाता है ना, ये बाउंसर था, ठीक है। और क्या हो जाता है, लिंगानुपात मैंने बताया क्या, लिंगानुपात सीधा क्वेश्चन था कि लिंगानुपात मध्य प्रदेश का कितना है,
ये आपके लगभग क्वेश्चन थे। एक और 10वां क्वेश्चन है, वो मुझे याद नहीं, ऑप्शन था कुछ जबलपुर लगा के आया था मैं, तो वो एमपी का ही रहा होगा, ठीक है, सिंपल था। तो ये क्वेश्चन आपके एमपी के हो जाते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आपके एमपी के थे। बाकी के 10 में जीके था। तो सबसे पहले हिस्ट्री थी। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन था कि आर्यों का भोजन क्या है, तो मैंने ये सोचा कि आर्य जो थे वो पशुपालन करते थे, तो दुग्ध और उसके उत्पाद में लगा के आया था, ठीक है। बाकी उसमें ऑप्शन ऐसे थे कि वो सुइटेबल नहीं थे, ठीक है। फिर एक आया था परम भट्टाकर की उपाधि किसने धारण की, वर्धन वंश में, ठीक है, परम भट्टाकर। तो एक दो ये आपको हिस्ट्री से, एक और था हिस्ट्री से ही, वो ये था कि सैंडर्स की हत्या में कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो सैंडर्स की हत्या में कौन शामिल नहीं था, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों ऑप्शन में थे, और एक थे रामप्रसाद बिस्मिल। तो मैंने रामप्रसाद बिस्मिल को लगाया, और सही भी है ना। 1928 में सैंडर्स की हत्या की थी इन्होंने मिलकर, ठीक है, जब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। उसके बाद इकोनॉमिक का मैंने वो क्वेश्चन बता दिया, खजुराहो बता दिया, लगानीपात। एक आया था कि नासा ने किस जिले पे ऐसी कुछ खोज की है जिसपे चट्टाने वगैरह हैं, तो ऐसा कुछ एक, चलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ बीच में। हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ तक हिस्ट्री पॉलिटी तक आ गए थे, ठीक है। तो पॉलिटी में एक आया था संयुक्त अधिवेशन का, एक ही क्वेश्चन मुझे मिला पॉलिटी से, और ज़्यादा कुछ ऐसा विशेष नहीं मिला क्वेश्चन, ठीक है। लिंगानुपात बता दिया, नासा, परम भट्टाकर, आर्यों का भोजन, आरबीआई के गवर्नर। स्वतंत्रता के टाइम पे ये क्वेश्चन क्या था, स्वतंत्रता के समय पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ फिर से, आरबीआई के गवर्नर जब भारत मतलब 1947 में भारत आज़ाद हो रहा था, ठीक है, तो तब के ये क्वेश्चन था कि तब कौन थे गवर्नर, एक क्वेश्चन था ये। एलिजाबेथ वन बता दिया मैंने, एलिजाबेथ वन बताया, मे बी नहीं बताया तो फिर से एलिजाबेथ वन कहाँ की प्रधानमंत्री है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और वांधव, संजय डुबरी, ये सब हो गए थे, ठीक है। तो लगभग ये क्वेश्चन थे आपके कहाँ के, जीके के, लगभग 19-18 हो गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर एक आध छूटा होगा, एक और एक सांडर सत्य हो गया, ठीक है, लगभग 19 क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है। एक मुझे याद नहीं है, जबलपुर मैंने ऑप्शन लगाया था, एनईएमपी का कहलाया वो, ठीक है। अब आ जाओ साइंस बस बची है। तो साइंस में मुझे लगता है कि टफ थी, सबसे टफ मुझे साइंस लगी, और मैंने बहुत पढ़ी भी थी, क्योंकि इसके पहले ग्रुप 3 का भी मैंने दिया, तो उसके लिए भी मैंने तैयारी की, बट मुझे नहीं लगा कि वो मुझसे बनी होगी, क्योंकि कुछ हटके ही आया, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन मुझे नहीं लगे। कुछ क्वेश्चन है तो वो मैं बता दूंगा आपके सामने, ठीक है। एक आया था कि कुछ 200 यूनिट लिखा था और एक 10 यूनिट लिखा था, ठीक है, और उसमें बोला था कि कार्य कितना किया इसने, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन विपरीत दिशा में बता रहा था। तो ऑप्शन, इसके ऑप्शन मेरे हिसाब से एम ए किया था मैंने, बराबर एम ए लगाया होगा, तो वो 2000 आ रहा था। तो ऑप्शन थे -2000 क्योंकि विपरीत दिशा में था, और एक ऑप्शन था 2000, ठीक है, और एक 1000 और एक -1000 भी ऑप्शन में था। तो मैंने सोचा कार्य धनात्मक होता है तो मैंने लगा दिया, हालांकि ऋणात्मक होता है इसलिए यही लगाना चाहिए था, तो वो मैं गलत कराया। मतलब एक न्यूमेरिकल टाइप का था, बट सिंपल था, एफ बराबर एम ए वाला, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। फिर एक आया था, और ये थ्योरेटिकल था लगभग, कि कवक और जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सिंपल नहीं, मतलब कि सीधे सीधे भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तो जंतु पचाते हैं, फिर उसको है ना तोड़ते हैं, उसको तो तोड़ना लिखा था, और कवक सीधे ग्रहण करते हैं। इस टाइप के ऑप्शन थे 4 कि क्या ज़्यादा बेहतर है। मुझे तो 3 बेहतर लग रहे थे, एक आधी हटा पाया, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ को आंसर लगाया था, ठीक है। एक आया था कि C2H2N-2 ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या साइक्लो एल्केन, इस टाइप का। तो शायद एल्काइन का ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। आंसू गैस था, वो आया था कि भाई इसमें से आंसू गैस था या कौन सी थी, लाफिंग गैस नहीं होगा क्योंकि वो तो नाइट्रोजन सा कुछ होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था क्या कि आंसू गैस या वो क्या किस में बनता है। ऑप्शन थे HCN था शायद एक ऑप्शन, एक था CN, एक था क्लोरीन, Cl2 लिखा था, और NPK लिखा था, इनमें से एक ऑप्शन था। तो आंसू गैस में मतलब कौन सी गैस यूज होती है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। अब ऑप्शन से आप पता कर लेना कि कौन सा होगा ये, ठीक है। एक पारिस्थितिकी से था कि पारिस्थितिकी में सबसे इंपॉर्टेंट या पारिस्थितिकी कहाँ से शुरू होती है, वो मेनली सूर्य से शुरू होती है, तो उसमें ऑप्शन धूप था, तो धूप आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो एक पारिस्थितिकी कहाँ से शुरू होती है, मूल स्रोत क्या है उसका, ऊर्जा का स्रोत एक टाइप से, तो वो धूप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एनवायरनमेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें से आप देख लीजिएगा। फिर एक था ऑक्सीजन का जो शायद इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान पूछा था, तो वो 10 की घात 23 वाला जाता है, कुछ 6.23 लगभग कुछ रहता है, तो वो वाला एक ऑप्शन था। इसमें बस माइनस प्लस के ऑप्शन थे और लगभग सब समान थे, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, ये आपको पता है, अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, आपका लवण बनता है और पानी बनता है, जल बनता है,
धन जल बनता है। तो इनने ये बोला था कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, तो यहाँ पे शायद प्रतिस्थापन होता है, तो प्रतिस्थापन में लगा के आया था। ठीक है, एक आया था जी, जो जी होता है मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, स्मॉल बनाना चाहिए मुझे यहाँ पे। तो जी के मान की खोज किसने की थी, एक क्वेश्चन ये था। एक था कि मतलब वो ये था पादप से रिलेटेड था कि वो जड़ जो तना है वो तना नीचे जाके क्यों मतलब वो नीचे बढ़ता है, तो शायद वो अपना संचय करता है, फूड जो होता है स्टोरेज करने के लिए। मे बी वो ऑप्शन मुझे बेस्ट लगा था, वो लगा के आया था। ठीक है, एक जो संग कर रहे थे ना कि फिनोटाइप वगैरह, तो उन फिनोटाइप का अनुपात पूछा था। ठीक है, क्या था, फिनोटाइप का अनुपात पूछा था। मैं सब कुछ लिख नहीं रहा हूँ, है ना। जड़ से रिलेटेड, एक जड़ से रिलेटेड था, एक तना से रिलेटेड था, और फिर एक था हाँ आँख में जो रंग बनता है, आपका आँख में जो कलर दिखाई देते हैं, मतलब जो हमें अभी कलर दिखाई दे रहे हैं, ये कलरफुल दिख रहा है आप सबको, तो ये किस वजह से दिख रहा है, तो एक ये क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, एक ये था कि कुछ मतलब रिफ्लेक्शन जल्दी हो जाता है, तो मेरू रज्जू से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तंत्रिका तंत्र से एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेरू रज्जू उसका ऑप्शन लगाया था मैंने। ठीक है, एक ये था कि इलेक्ट्रिसिटी जो बह रही है तो वो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित है। ठीक है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा है, या विद्युत ऊर्जा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप से लगभग 12-13 क्वेश्चन जो है वो साइंस के मिले। तो ये हो जाता है ओवर लगभग सभी सब्जेक्ट के मैंने सभी क्वेश्चन लगभग बता दिए, सभी तो नहीं बताए लेकिन मोटे तौर पे मैंने बताने की आपको कोशिश की है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि हमारी योजना क्या होनी चाहिए, मतलब आगे आपकी क्या योजना होना चाहिए पेपर के लिए। तो मैंने जो योजना बताई मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने जो योजना बनाई थी वो बनाई थी कि मुझे पहले 90 मिनट में आपका जीएस का जो पूरा पोर्शन है उसको सॉल्व करना है, और अगले 90 मिनट में मुझे केवल मैथ रीजनिंग करनी है। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट मुझे 90 मिनट में, यानी 135 क्वेश्चन लगभग मुझे करने थे 90 मिनट में, और बाकी की मुझे करने थे कितने 1.5 घंटे में मुझे मैथ रीजनिंग बस सॉल्व करनी थी, क्योंकि कैलकुलेटिव थी। ठीक है, तो पहले आपको यही करना है, सेकेंडरी ये करना है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया कि जब मैं जीएस कर रहा था तो मैंने जीके से शुरू किया, फिर मैं आया कहाँ पे, इंग्लिश पे। इंग्लिश के बाद साइंस में मुझे डर लगने लगा, यार ये तो बन ही नहीं रहे, तो मैं तुरंत हिंदी पे पहुँच गया, मैंने हिंदी लगाई। ठीक है, हिंदी करके मैं वापस आया और मैंने फिर साइंस कंप्लीट की और कंप्यूटर कंप्लीट किया, फिर रीजनिंग करने लगा। तो रीजनिंग ईजी थी, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे थे, लेकिन मैं एकदम से लगा कि यार बोर से हो रहे हैं, तो मैं तुरंत पहुंच गया क्या, मैनेजमेंट ढूंढा, मैनेजमेंट करने लगा, मतलब मन बहलाने के लिए। फिर मैनेजमेंट से मैं सीधे चलाता गया और मैंने मैथ के जो बन रहे थे वो कर दिए। जैसे प्रॉफिट लॉस मैंने छोड़ दिए क्योंकि नहीं बन रहे थे, सरलीकरण के कुछ नहीं बन रहे थे, वो लेंदी लग रहे थे, छोड़ दिए। तो पूरी मैथ मैंने एक बार देख ली, फिर मैं वापस आ गया रीजनिंग और उसको भी कंप्लीट किया। इस तरीके से ये जो 90 मिनट में करने थे वो मैंने 80 मिनट में कर लिए थे। ठीक है, और बाकी का जो मुझे ये 90 मिनट में लगभग करने थे वो भी मैंने बहुत जल्दी कर लिया था, और मेरा पेपर 2.5 घंटे में पूरा हो गया था। ठीक है, अब इन 2.5 घंटे में मैंने जो रिव्यू के लिए रखे थे, तो लगभग 15-18 क्वेश्चन होंगे जो मैंने रिव्यू के लिए रखे थे, तो मैंने उनको रिव्यू किया। हालांकि रिव्यू कर रहा था तब भी नहीं आ रहे थे आंसर, तो मैंने उसको ज़्यादा लोड नहीं लिया और लगभग 10 मिनट पहले पेपर को इजीली कंप्लीट करके छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, अब कुछ मतलब उसमें मुझे कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, और फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता रहा तो वो याद हो गए मुझे इतने, और ये सीक्वेंस में देखता रहा कि क्या कैसे आया था। ठीक है, और इस तरीके से मेरा पेपर हुआ। ठीक है, नंबर लेकिन उतने नहीं आए जितने मुझे चाहिए थे। ठीक है, ये मत पूछना कितने आए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने आए। ठीक है, लेकिन मैं अपनी कैटेगरी जनरल से बाहर हूँ। ठीक है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। तो ये था, और आपको अब क्या करना है तो वो देख लेना। ठीक है, सबसे पहले मैथ में आपको क्या करना है, तो मैथ में आपको प्रॉफिट लॉस, ठीक है, टाइम एंड वर्क और आपका ट्रेंड वाला जो क्वेश्चन होंगे वो आपको करना है। CISI भी देख लेना, औसत भी देख लेना। ठीक है, तो ये आपको ये हॉट टॉपिक्स आपको मैथ में प्रैक्टिस करनी है। देखने नहीं कि बनता है, बनता तो सबसे, मुझसे भी बनता है, लेकिन वहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो, इसलिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, और सीधा पैटर्न आ रहा है तो क्या ही दिक्कत है, कर लेते हैं भाई, है ना। रीजनिंग में अगर आपको करना हो तो रीजनिंग में अभी प्रैक्टिस करो। ठीक है, बन जाती है, सबसे बन जाती है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज हो गई, ये नंबर सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग, ये जो भी है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सब बन जाता है ना। तो प्रैक्टिस करो, यानी इन दो पे खेल क्या है, अगर आपका पेपर है अप्रैल में तो प्रैक्टिस कीजिए, केवल प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जीके में मैंने हिस्ट्री जितनी पढ़ाई, पॉलिटी पढ़ाई उतनी ही काफ़ी है, उतने में क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो कोई अलग नहीं जाना है। साइंस का मुझे डर है कि भाई क्या आ जाए, लोग पहले बता रहे थे इजी आ रही है, बट मुझे तो टफ लगी भाई, है ना। कंप्यूटर लगभग मॉडरेट टू टफ बोलूँगा मैं, वो भी मुझे लगा, क्योंकि कुछ इजी थे बट कुछ आपके कठिन भी थे। ठीक है, फिर मैनेजमेंट में मैंने बताया कि विपणन पढ़ लेना, वित्तीय प्रबंधन पढ़ लेना, कहाँ से, निर्माण से पढ़ लेना, और जो भी आपको सोर्स अच्छे मिले डिटेल में जहाँ से आप पढ़ सको वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा।
इसके अलावा क्या बचता है, इंग्लिश में आप वॉइस नरेशन तो बिल्कुल इजी आ रहे हैं, मतलब अगर आप वर्ब अगर देख लोगे कि भाई इसमें वर्ब चेंज हुई है, सही हुई है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब पूरा पढ़ना भी नहीं है, उतने में आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको ध्यान कहाँ देना है, वोकैब पे। अब देखो वोकैब में आप वोकैब में क्या कर सकते हो, आप कहोगे सर इतना सब कुछ है, तो स्पीडी आप है एक किताब छोटी सी 4-4 पन्नों में आपके कॉमन वर्ड दिए हैं, जो स्पेल्ट में एरर आ जाती है या आपकी सेंटेंस एरर आ जाती है, या फिर एंटोसिनो दिए हैं, इडियम्स दिए हैं, अगर वो आप 4-8 पेज पढ़ लोगे ना, तो उतने में आपको एक क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शंस को। तो मैं कहूँगा कि आप वोकैब पढ़ लो अगर आपका ट्रायल में पेपर है तो, ठीक है। तो इंग्लिश में आप ये कर सकते हो और आपका इजीली वहाँ से नंबर गेन हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। फिर आ जाओ आप कहाँ, कंप्यूटर हो गया, साइंस की बात होगी, जीके हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कुछ बचा, मैथ रीजनिंग हो गया, लगभग सभी हो गए हैं, ठीक है। और इतना ही है, अच्छे से कीजिएगा, इतना पढ़ लीजिएगा, इनको थोड़ा ध्यान में रख के करिएगा तो हो जाएगा। हिंदी में अगर आपको करना हो तो एक बार अलंकार वगैरह देख लो, संधि समास का एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरे लिए तो, और बाकी इजी था कि आप 25 में से 23-24 भी बना लोगे, एक आध बाई चांस अपन गलत कराते हैं, है ना, ह्यूमन एरर वाली, तो ही नहीं बनेगा, बाकी इतना सरल था कि बन जाएगा, ठीक है। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो इस टाइप से पूरा का पूरा आपको पेपर आपके सामने था, और आप स्ट्रेटजी भी ऐसी करना कि पहले आपको जी के पोर्शन पहले आपको कंप्लीट करना है, फिर आपको मैथ रीजनिंग पे आना है, पूरा अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लगे सीधे मैथ में लगे कि ये क्वेश्चन मेरा 1 मिनट लेगा, बन जाएगा, तो भी नहीं करना, बन जाएगा तब भी नहीं करना, क्योंकि अपन को पता है ये फंसाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन को एक बार पहले पूरा पेपर देखना है, पहले पूरा पेपर देख लो, फिर आपको लगता है कि टाइम है तो आप कीजिए, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको ऑप्शन टिक करते चलना है और उसको फ्लैग कर देना है, यानी रिव्यू के लिए कर देना है, ठीक है। और रिव्यू वाले आप बाहर बाद में देख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आराम से 3 घंटे में पेपर हो सकता है, पढ़िए, और 140 नंबर भी आ सकते हैं अगर आप इतनी मेहनत करते हैं, इन चीज़ों को आराम से देख लेते हैं तो, ठीक है। तो धन्यवाद। आपको रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।